हेलो। यस सर। जस्ट 5 मिनट वेट करते हैं और स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए फिर ठीक है। ओके सर। ओके। हेलो। यस सर। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आर्यन? यस सर। से रिलेटेड कोई डाउट? सर मैंने लास्ट क्लास में आपको डायमेंशन से रिलेटेड कुछ टर्म डायमेंशन कैलकुलेट करना सिखाया था, कुछ बेसिक टर्म। उसके बेस पे उसके एप्लीकेशन कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, एक वो सारी चीज़ हम आज करना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन मैं एक क्वांटिटी को कैसे डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहली चीज़, कोई भी क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल, एक को बोलते हैं हम लोग डायमेंशनलेस। डायमेंशनल का मतलब जिसके पास यूनिट हो, और जिसके पास यूनिट होगी उसका हम डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं उन क्वांटिटीज को डायमेंशनल क्वांटिटी बोलता हूँ, मतलब वो क्वांटिटी हैविंग सम यूनिट। एंड डायमेंशनलेस जिसके पास कोई यूनिट ना हो, हैविंग नो यूनिट। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, तो मैं फर्स्ट टर्म डिफाइन करता हूँ डायमेंशनल टर्म में, कांस्टेंट वैल्यू। मतलब वो सारे क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो हो लेकिन उसकी वैल्यू पूरे होल यूनिवर्स में कांस्टेंट बिहेव करता हो, तब उन पर्टिकुलर क्वांटिटी को डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक टर्म व्हिच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल जी से। इसकी वैल्यू पता है आप लोगों को? शायद कभी पढ़ा हो क्लास 9th में, एक चैप्टर था ग्रेविटेशनल फोर्स। चिष्टा कुछ याद आपको? नो सर। देखिए, इसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तब इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखिए तो इसके पास एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, एंड इसके पास एक फिक्स्ड यूनिट भी है यहाँ से। तो जिन भी क्वांटिटी की यूनिट होगी उनका डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है, पूरी यूनिवर्स में फिक्स्ड सेम रहती है, चेंज नहीं करती। इसीलिए इस पर्टिकुलर टर्म को हम डायमेंशनल डायमेंशनल क्वांटिटी बोलते हैं। आई बात समझ? सर डायमेंशनल में सबकी कांस्टेंट वैल्यूज ही रहेंगी? नहीं नहीं, मैंने कहा डायमेंशनल क्वांटिटी दो तरह की होती है। एक डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब उन सारे पर्टिकुलर क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी। जैसे इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11, तो ये फिक्स्ड वैल्यू होगी। एक मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पे पढ़िएगा लाइट के बारे में, कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो इसके टर्म में डिफाइंड होती है, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच से। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसकी भी देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स नंबर है, एंड इसके पास यहाँ ये पर्टिकुलर टर्म उसकी ऐसा यूनिट है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है, पूरी होल यूनिवर्स में कहीं भी मूव करूं तो ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। एंड इसके साथ कुछ यूनिट डिफाइंड है, जो डिफाइन क्या कर सकता है, उसके पास डायमेंशनल कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला आ सकता है। इसलिए इन क्वांटिटी को हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट टर्म और डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। समझ आया?
यस सर। आर्यन आपको समझ आया? यस सर। हिबा आपको कुछ समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल। मतलब वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हर जगह चेंज करती हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन जो उसकी यूनिट हो वो हमेशा कांस्टेंट रहे, तब उन पर्टिकुलर क्वांटिटी को डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे अगर मैं लूं फोर्स, तो फोर्स के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, बट उसको जब सॉल्व करूंगा तो जो यूनिट ऑफ फोर्स होगा वो हमेशा न्यूटन में ही होगा। चाहे आपका आंसर 5 न्यूटन आए, 10 न्यूटन आए, 12 न्यूटन आए, तो जो यूनिट होगी उस पर्टिकुलर क्वांटिटी फोर्स की वो फिक्स्ड होगी, बट न्यूमेरिकल वैल्यू उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के बेस पे अलग अलग क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल वैल्यू। समझ आया? नेक्स्ट एग्जांपल आप बोल सकते हैं प्रेशर, नेक्स्ट बोल सकते हैं वॉल्यूम, डेंसिटी, कुछ भी, बहुत सारे टर्म्स। तो हर पर्टिकुलर टर्म जो किसी कैलकुलेटिव का पार्ट हो उसके पास फिक्स्ड यूनिट होती है, एंड उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है अलग अलग सिचुएशन में चेंज करती जाती है, इसीलिए उनको हम लोग वेरिएबल टर्म बोलते हैं। एंड चूंकि इन क्वांटिटीज के पास यूनिट है इसीलिए इसको हम डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ, डायमेंशनलेस। फर्स्ट टर्म इज डायमेंशनल कांस्टेंट टर्म। मतलब वो क्वांटिटी जिनकी यूनिट ना हो इसीलिए डायमेंशनलेस है, एंड वो पूरे यूनिवर्स में फिक्स्ड वैल्यू शो करते हो तो इसलिए उनको हम कांस्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे आपने बचपन से एक टर्म पढ़ा होगा, रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स 1 2 3 सो ऑन टू प्लस इंफिनिटी तक, एंड अगर माइनस में ले जाऊं तो माइनस इंफिनिटी तक। इसमें सारे टर्म आते हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड सारे टर्म। तो अगर मैं कोई भी एक न्यूमेरिकल पार्ट ले लूं जैसे 3, तो 3 की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो क्या पूरी यूनिवर्स में ये जो वैल्यू होगी क्या चेंज करेगी? आप बोलिएगा चेंज नहीं कर सकती। एंड इस पर्टिकुलर टर्म का अगर मैं पूछूं यूनिट क्या है तो आप क्या बोलिएगा? कुछ भी यूनिट नहीं, वो सिंपली नंबर को डिफाइन कर रहा है। इसीलिए इन टर्म को हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है रियल नंबर। सेकेंड टर्म आपने पढ़ा होगा क्वांटिटी विच इज आई। इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। तो ये भी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं करती, ठीक। एंड इसके साथ भी कोई यूनिट स्पेसिफाइड नहीं होता, इसीलिए इसको डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक। एक अनदर टर्म पढ़िएगा इसी में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई। इसकी वैल्यू होती है 2.72, ठीक। तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड एंड इसके पास भी कोई स्पेसिफाइड यूनिट नहीं होता। तो इस तरह के क्वांटिटीज को जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो और उसके साथ कोई यूनिट स्पेसिफाइड ना हो, तब उन क्वांटिटीज को डायमेंशनलेस कांस्टेंट टर्म, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी बोल सकते हैं। समझ आया सबको? यस सर। हिबा कुछ समझ आया? यस समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, अगर मेरे पास डायमेंशनलेस टर्म हो एंड वो वेरिएबल वैल्यू शो करता हो तो वो कैसे हो सकता है? इसमें सबसे फर्स्ट होता है एंगल। एंगल पूरे फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट तो होती है बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक। तो ये एक इकलौता पूरे फिजिक्स में आपसे मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम क्वांटिटी हैविंग यूनिट बट उनके पास कोई डायमेंशन ना हो, तो उसको बोलिएगा आप एंगल। एंगल की यूनिट रेडियन होती है, लेकिन जब इसका डायमेंशन कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर बाय रेडियस। तो लेंथ के लिए अगर डायमेंशन लिखिएगा तो कैपिटल एल, एंड रेडियस वो भी लेंथ होता है कैपिटल एल। दोनों को डिवाइड करूंगा, बेस सेम, ऑन डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट करता है, तो एल माइनस एल 0, इसलिए एल रेज टू द पावर 0 आता है।
तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो है रेडियन, बट इसकी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट टर्म होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन सिंपली डिफाइन करता है रेशियो को चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इस रेशियो को। तो सर लेंथ की, ये सर हाँ सर ये वेरिएबल वाला पार्ट भी सर डायमेंशन लेस में सर, तो इसमें तो यूनिट होनी नहीं थी, बट नहीं नहीं, एंगल तो की unit- ये एक एक्सेप्शन है। मैंने क्या कहा, ओके। पूरे फिजिक्स में एक एक्सेप्शनल टर्म है एंगल, जिसकी यूनिट होती है बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, आपने क्लास 10th में एक टर्म पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ याद है फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? किसी को याद? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते थे न्यू से या म्यू से, विच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसके रेशियो को बोल सकते थे, या नहीं तो साइन आई बाय साइन आर, उसके रेशियो को बोल सकते हैं। ठीक, तो दोनों चूंकि सेम टर्म का रेशियो है, इसीलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी डिफाइन करता है। नेक्स्ट होता है एक अनदर टर्म विच इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमने क्लास 9 में पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस का रेशियो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ किया जाए, तब जो क्वांटिटी और रेशियो जो आता है उस पर्टिकुलर टर्म को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। इसी टर्म को एक और नाम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम टर्म को डिफाइन किया था एंड दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, बट हर अलग अलग टर्म के लिए या अलग अलग मीडियम के लिए इनकी वैल्यू चेंज करती जाती है। यहाँ तक किसी कोई डाउट इन चार टॉपिक्स में? हाँ सर। आर्यन, यस सर। समझ आया यहाँ तक? यस सर। हिबा? यस सर, समझ आ गया। ओके, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको कुछ कैलकुलेशन सिखाता हूँ नेक्स्ट। सबने लिख लिया? हाँ। नो सर।
यस सर। आर्यन लिख लिया? डन सर। ओके, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म उससे रिलेटेड डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको वो सिखाता हूँ। सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। जैसे अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मुझे इस पर्टिकुलर टर्म का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो पहले उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से रिलेटेड आपको कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए जिनको पुट करके रीअरेंज करके वो पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट masses is equals to g times m1 m2 by r square। अब इस पर्टिकुलर रिलेशन में मुझे इस पर्टिकुलर कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक, डायमेंशनली। तो मैं सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, तो ये डिनोमिनेटर में उससे जाएगा तो न्यूमरेटर, और ये दोनों न्यूमरेटर में उससे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल जी इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स आर स्क्वायर बाय एम इंटू एम। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। तो पहला काम क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला इक्वेशन गिवन हो तो उससे जिस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक तरफ आप रख लीजिए, बाकी सारे टर्म को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करिए। अब देखिए, फोर्स के लिए हमने डायमेंशन लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इसकी वैल्यू होती है ml_t-2, ठीक। आर रेडियस मतलब डिस्टेंस डिफाइन करता है, तो उस पर पावर 2 है। डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं, तो उस पर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज मास। मास को हम कैपिटल एम, 2 बार है इसलिए एम स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर टर्म को रीअरेंज करते हैं सेम पावर या सेम टर्म को एक साथ लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए m पे पावर 1 है, यहाँ पे m पे पावर कितना है 2, दोनों आपस में डिवीजन में है। तो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, x रेज टू द पावर m डिवाइड बाय x रेज टू द पावर n, तो उसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी मैं क्या बोलूंगा, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, सो इट विल बिकम 1 - 2 is -1। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 2, तो हमने एक अनदर टर्म पढ़ा होता है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, तो इन मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पावर 1 यहाँ पे पावर 2, सो कंबाइन कीजिएगा तो पावर 3, t बच गया, t पे पावर कितना -2। समझ आया ये? सर एक बार और समझाइएगा। देखिए, हर टर्म के लिए पहला काम क्या करना है, डायमेंशन जो जो टर्म के हमने पढ़ रखे हैं उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक। जैसे मैंने फोर्स के लिए डायमेंशन लिख दिया, ये टर्म यहाँ से यहाँ तक, ये हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। आर मेरे पास क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ का मेजरमेंट, इसीलिए इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया ये टर्म एल स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरे पास मास, 2 बार है इसलिए एम स्क्वायर। सर बट ठीक, अगर मास की वैल्यू दोनों जगह डिफरेंट हुई तो? मैंने मास की यूनिट के बेस पर डिफाइन किया था ओके कि सर। मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, चाहे वो कहीं भी हो उसकी यूनिट हमेशा केजी होगी। आई बात समझ? इसीलिए उसको डायमेंशन के टर्म में हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो कहीं पे भी हो मास को एम से ही डिनोट करेंगे, तो ये भी एम ये भी एम, तो एम स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के रूल के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं, अगर x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n डिवीजन में हो, बेस सेम, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाता है। इन दो एक्सपोनेंशियल के रूल को यूज करके मैंने यहाँ पे m पावर 1 n पे पावर 2 पावर सब्ट्रैक्ट -1 हो जाएगा, l पे पावर 1 l पे पावर 2 पावर ऐड हो गया, एंड t पे पावर -2। समझ आया सबको?
यस सर। हिबा कुछ समझ आया आपको? आपने लास्ट क्लास किया था डायमेंशन जो मैंने सॉल्व किया था? अच्छा, ये सर हमारी फर्स्ट क्लास है। तो ये डायमेंशन समझ आ रहा है आपको? ये सब जो भी आपने से समझाया था पावर का वो सब समझ में आ गया। लास्ट वाला भी। देखिए हम हर टर्म को हम क्या करते हैं, अप टू डायमेंशनल मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ब्रेक करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी में चीजें होती हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 चीजें होती हैं। मास के लिए जहां कहीं भी हो कैपिटल एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए जहां कहीं भी हो कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं केल्विन, करंट को यूज करते हैं कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं मोल, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं कैंडेला सीडी। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो मेरे पास क्या है, फोर्स। फोर्स बना कैसे होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन फर्दर इसमें कुछ भी नहीं है, तो एक्सेलरेशन को ब्रेक कीजिए। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम तो है बट वेलोसिटी कोई क्वांटिटी इसमें नहीं है। वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय टाइम। अब सारी चीजें क्या हो गई, फंडामेंटल टर्म में हो गई। तो मास के लिए लिख दीजिए कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख दीजिए कैपिटल एल, डिवाइड बाय टाइम, टाइम तो हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। ये पूरा टर्म ऊपर जाके हो जाएगा एम एल टी रेज टू द पावर -2। एम पे पावर 1, एल पे पावर 1, टी पे पावर -2। ये समझ आया? यस। तो इसी के बेस पे मैंने अलग अलग टर्म डायमेंशन लास्ट क्लास में बहुत सारे मैंने कराए थे, उन्हीं की बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं डिफाइन करना, एंड पावर को रीअरेंज करके डायमेंशन कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। लिख लिया सबने? यस सर। आर्यन? लिखिए। सर लिख लिया। ओके, एक नेक्स्ट टर्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपने वर्ड शायद सुना हो, वैसे मैं बताता हूँ। जैसे फ्रिक्शन होता है किसी भी दो सॉलिड सरफेस के बीच में, उसके रफनेस की वजह से अपोज करने वाली फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो सेम उसी तरह अगर कोई लिक्विड में कोई मूवमेंट करे कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो ऑपोजिशन होता है उस ऑपोजिशन को विस्कोसिटी बोलते हैं या विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं या कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करते हैं, उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वेलोसिटी। ये जो टर्म ईटा एन को इलोंगेटेड वे में मैंने लिखा, इसको पढ़ते हैं ईटा। इसी टर्म को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक,
तो इस एक्सप्रेशन में F क्या है, फोर्स, R क्या है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड V क्या है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तब इसको यूज करके मुझे ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, फोर्स के लिए डायमेंशन यूज कीजिए ml/t-2, रेडियस लेंथ का मेजरमेंट इसलिए कैपिटल L, वेलोसिटी LT-1। यहाँ पे 6 पाई क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, 6 एक नंबर, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, और मैंने अभी पीछे बताया था इन सब की कोई यूनिट नहीं होती। जब कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर बाकी जो टर्म बच गए उनको रीअरेंज कीजिए, ईटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा फिर मैं बताता हूँ आपको। कोई भी मुश्किल कहीं पे भी आए प्लीज पूछ लीजिएगा। सर आपने बोला कि पाई की वैल्यू मतलब यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे 6 एक नंबर है, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। उसी तरह पाई वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए उन दोनों को रिमूव कर दीजिए। तो बच क्या, ईटा आर वी। ओके सर। तो मुझे ईटा निकालना था, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उससे जाएगा तो डिवाइड में, तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, मैंने वैल्यूज दे रखी, रीअरेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आर्यन कोई डाउट? हिबा? नो सर, कर रहे हैं क्वेश्चन। ओके, सर ml-1 t-3। टी में एक बार चेक कीजिए, टी थोड़ी वैल्यू गड़बड़ हो गई। सर हो गया। हाँ बताइए। m(t-1 l-1)। बहुत अच्छे। आर्यन आपसे सॉल्व हुआ? सर बताइए आंसर। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। फोर्स के लिए जो हमने ऊपर लिखा था ml/t-2 डिवाइड बाय r रेडियस लेंथ, v वेलोसिटी इसलिए LT-1। ठीक, ये टर्म, ये टर्म एंड ये टर्म हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, पावर देखते हैं। m पूरे टर्म में सिर्फ एक बार है इसलिए m ही रहेगा, l यहाँ पे, l यहाँ पे, l यहाँ पे, तो अपर एंड ये लोअर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक पावर बच जाएगा तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव, तो l-1, t पे पावर -2, t पे पावर -1, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो हो जाएगा t⁻⁻1। चिश्तिया ना समझ आया कहाँ गलती की आप? यस सर सर ओके साइन में कर। ओके, सो हमने डिफाइन कर दिया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए डायमेंशन कितना हो सकता है, ठीक, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन बोले उसका डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए, तो सिंपल उसके लिए फॉर्मूला जो गिवन होगा उसको रीअरेंज कीजिए,
जो अननोन टर्म जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक तरफ रखिए, बाकी साइड को दूसरी तरफ, एंड सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल टर्म। इलेक्ट्रिकल टर्म में सबसे पहली चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना, उसी के बेस पे बाकी सारे टर्म डिफाइंड होते हैं। चार्ज से रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था, कुछ याद हो? आपके पास एक चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। आर्यन याद है आपको? मैं बता देता हूँ, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग पर सर यूनिट C टाइम, into V। कुछ ऐसा था। ठीक, rate of flow of charge through any conductor is called current. तो current is equals to charge divided by time. अब इसमें मुझे चार्ज भी कैलकुलेट करना है, टाइम को उस साइड ले जाए, सो वी कैन राइट चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। करंट के लिए मैंने डायमेंशन पीछे लिखा था एम्पियर, टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल टी, इसीलिए चार्ज के लिए डायमेंशन कितना हो जाएगा ए। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए इसको यूज करके हम कौन कौन से टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, पहला फॉर्मूला होता है मेरे पास वोल्टेज। अगर वोल्टेज बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, दोनों का मतलब सेम। ठीक, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन के बेस पे, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन, एनर्जी, इन सब के लिए डायमेंशन सेम होता है, तो उसकी वैल्यू थी वर्क डन इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर e माइनस 2। तो आप इस वैल्यू को पुट कीजिए, चार्ज के लिए ये वैल्यू है वो पुट कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए, वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस। शायद रेजिस्टेंस के लिए आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, ओम्स लॉ, कुछ याद है? आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आपको वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, करंट का डायमेंशन पता है एम्पियर होता है, एंड आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है। सो वी कैन राइट आर इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के पुट कीजिए, करंट का डायमेंशन आपको पता है ए के इक्वल होता है, दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, आर की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो ये दो टर्म। पेशेंसली सॉल्व कीजिएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान सी चीजें हैं। सर चार्ज के लिए सर 80 लेना है।
आर्यन को डाउट तो नहीं सॉल्व करने में? नो सर। सॉल्व हो रहा है? यस सर। ओके। सर 4 की जगह 80 लेना है ना? हम्म। और हम एक बार अगर किसी क्वांटिटी के लिए डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही डायमेंशन हर जगह यूज होता है, चाहे वो टर्म कहीं पे भी आता हो। फर्स्ट हो गया वोल्टेज, सबके सब कैलकुलेट हो गया। सब वोल्टेज हो गया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस सॉल्व की जल्दी से। सर करंट के लिए क्या लेना होगा? करंट के लिए एम्पियर ए ओके मैंने सर। लिखा था ना, यहाँ पे देखिए बेटा, यस यस। जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसके लिए सेम टर्म गिवन होता है, ठीक। बाकी सब टर्म की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा था, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। सर डन। सर डन। ओके, देखिए फर्स्ट वोल्टेज के लिए बताइए। एम सर एल एम माइनस एम एल हाँ हिबा बोल दीजिए आप। ML2T-1। और फिर बाकी सब चार्ज वार्ज के लिए जो आया तो वो कहाँ प्लेस किया आपने? देखिए वोल्टेज के लिए जब पुट करेंगे तो पता ना। वर्क डन की वैल्यू ml² t-2 न्यूमरेटर में होगा, हम्म, डिनोमिनेटर में चार्ज, चार्ज के लिए 80। अब सारे टर्म को मुझे न्यूमरेटर में ले जाना है, तो देखिए m कितनी बार है? सिर्फ एक बार। 100-T-1 हो गया ना? हाँ तो l यहाँ पे हो जाएगा l², यहाँ पे t और यहाँ पे एटी t माइनस। हो जाएगा t-3 a-1। कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आया है सबका? यस सर। सर ए सर आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क तो नहीं? जनरली सीक्वेंस वाइज ये होता है, पहले m फिर l फिर t फिर a, ओके इस सर। तरह से आप सीक्वेंस लिखिएगा। वैसे आगे पीछे कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से, बट ये जनरली इस तरह से लिखा जाता है MLTA, इस तरह से। आर्यन आपका आंसर इतना आया था? ओके, सेकंड पार्ट सॉल्व किया। यस सर। वोल्टेज के लिए इतना टर्म एंड करंट के लिए a, तो जब एक ऊपर ले जाएंगे तो बस a⁻² हो जाएगा। ओके बा, इतना आया था आंसर। तो फिर रॉन्ग ही हो गया ना, वोल्टेज का भी रॉन्ग है। ml² t-2 a⁻², कुछ ऐसा होगा। यस सर। हिबा कुछ आंसर आपका डिफरेंट आया है? फर्स्ट वाले का हाँ बताइए कितना आंसर आया? वही ML2T-1। ml2t-2 ML2T-1 A-1। t-1 कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे पावर, यहाँ पे t पे ऐसे पावर ही 1 है।
इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो पावर -3 हो जाएगा। हमने कैंसिल कर दिया था। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया। हाँ आ गया, तो कैंसिल नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे पावर -2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो कैसे कैंसिल आउट होगा? ये पावर -1 होता तब कैंसिल आउट हो सकता था, क्योंकि सेम सेम पावर होता। ओके, सो हमने यहाँ तक इलेक्ट्रिकल टर्म डिफाइन कर लिया। ठीक है, इसमें एक दो टर्म और भी होता है। ठीक, एक टर्म कहलाता है कैपेसिटेंस एंड एक टर्म कहलाता है इंडक्टेंस। ये पहले होता क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। जिस तरह हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, चार्ज के फ्लो को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, जिस तरह फ्रिक्शन होता है सेम उस तरह। ठीक, तो कैपेसिटेंस डिफाइन करता है चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। आपने में भी एक नाम सुना होगा, कंडेंसर, फैन में लगा होता है। ठीक, अगर वो खराब हो जाए तो फैन धीरे धीरे चलना शुरू करता है। तो सेम कैपेसिटर का एक फॉर्म है जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की। ठीक, इसके बारे में डिटेल आप क्लास 12 में पढ़ेगा। अभी बात सिर्फ यूनिट जानिए कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ Q² बाई C। इंडक्टेंस होता है करंट के फ्लो को अपोज करना, अगर वो करंट चेंज करती हो टाइम के साथ तब, मतलब वेरिएबल करंट को अपोज करना किसी भी कॉइल की वजह से, उसको डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स L I²। यहाँ पे जो L है वो लेंथ नहीं है, इंडक्टेंस है। ठीक, तो इन दोनों टर्म को सॉल्व कीजिए। इस पर्टिकुलर टर्म से C की वैल्यू निकालिए, इस पर्टिकुलर टर्म में से L की वैल्यू निकालिए। एनर्जी का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के इक्वल होता है mL² T-2। कोशिश कीजिए एक बार सॉल्व करने की। सर सी क्या रेफर कर रहा है यहाँ पर? कैपेसिटेंस। ओके सर। आर्यन पूछे कोई अगर डाउट हो तो। तो यहाँ से भी हम 1/2 हटा देंगे ना? हाँ, 1/2 कांस्टेंट नंबर है, इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, उसको रिमूव कर दीजिए।
हो गया। हाँ बताइए आंसर। Q2 M-1 L-2 T2। फिर से बोलिए। जैसे मैं C को ऊपर ले गया तो यहाँ पे बच जाएगा Q² बाय एनर्जी। हाँ Q Q के लिए हमने पीछे पढ़ा था A इंटू टी, उस पे स्क्वायर तो A² T²। एनर्जी के लिए लिखा ml² T⁻⁻²। ऐसा ही कुछ है हमने Q की वैल्यू नहीं रखी। कि Q की वैल्यू पुट सर करनी थी तभी तो सॉल्व कर पाती। Q चार्ज है, चार्ज को पहले उसके डायमेंशन में ब्रेक कीजिए। हाँ बताइए चिश्तियानास। सर Ml2T4A। यहाँ पे m डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा इसका? सर M-1 सर। n-1। l है पावर 2 तो l-2। t पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 तो t पे पावर 4 और a पे पावर 2। ऐसा ही कुछ आया? यस सर। ये बात समझ आया आपको? ये सर आ गया। ओके उसी तरह आप l की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कीजिए। तो L should be equals to energy by I²। करंट यहाँ पे डायमेंशन एम्पियर होता है क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। सर Ml2T-2A-2। बहुत अच्छा हुआ। एनर्जी की वैल्यू पुट कीजिए A² T-2। करंट की वैल्यू पुट कीजिए A²। इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, सो वी कैन राइट इट एज ml² T-2 A-2। हिबा आपका आंसर इतना आया? ये सर आ गया। बहुत अच्छा। तो ये कुछ बेसिक टर्म होते हैं जिसके डायमेंशन हमें कैलकुलेट होना चाहिए या उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तब इसके बेस पे मेडिकल में क्वेश्चन पूछते हैं कुछ इस तरह से कि इन सीक्वेंस में डायमेंशन बताइए इस टर्म का। ठीक, फाइंड डायमेंशंस ऑफ पहला R/L। R मतलब रेजिस्टेंस, L का मतलब इंडक्टेंस। इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद? दूसरा आता है R इंटू सी। R मतलब रेजिस्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस। तीसरा हो सकता है 1/R√L/C। चौथा हो सकता है √L/C। ठीक, इन चारों में इनका डायमेंशन कितना कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कीजिएगा, खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। ठीक, सिंपली कुछ भी नहीं करना इस टर्म में, हर टर्म की वैल्यू पुट कर दीजिए, रीअरेंज कीजिए, देखिए आंसर कितना होता है, और कुछ भी नहीं। ओके मैं आपको आगे एक टर्म सिखाता हूँ, पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इन सारे टर्म में R रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं जो हमने पीछे डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया था। C कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रहा है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। एंड L इंडक्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं जो ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन समझ आया ना क्या करना है? यस सर। सिंपली उनकी वैल्यूज पुट करके रीअरेंज करके आंसर देखिए कितना आता है। इन सारे आंसर्स में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा।
हिबा लिख लिया? बेटा यस सर, लिखिए। ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था मेडिकल में, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। पहले इस वर्ड का मैं मतलब बताता हूँ, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, परमिटिविटी जो वर्ड आया वो परमिट से, परमिट का मतलब होता है अलाउ। ठीक, मतलब कोई मीडियम चार्ज के बीच में फोर्स के इंटरेक्शन को कितना अलाउ या कितना रेस्ट्रिक्ट करता है, उस पर्टिकुलर टेंडेंसी ऑफ द मीडियम को हम परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट ईयर पढ़िएगा। ठीक, अब इस पर्टिकुलर टर्म को डिनोट कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं, सी बनाते हैं, उसके बीच में एक डंडा खींच देते हैं, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को बोलते हैं ग्रीक अल्फाबेट एपिसैलम। एपिसैलम, एंड इसमें यहाँ पे ओ लिख देते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग एपिसैलम नॉट। ये क्वांटिटी डिफाइन करता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को। अब इसके डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एपिसैलन नॉट चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपको इस पर्टिकुलर रिलेशन को यूज करना है एंड वहां से एपिसैलन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको फोर्स का डायमेंशन पता है, चार्ज का डायमेंशन पता है, आर रेडियस है उसका डायमेंशन पता है। ठीक, इन तीनों टर्म की वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स की जगह पे लिखिएगा mL/t-2, चार्ज की जगह पे लिखिएगा करंट इनटू टाइम, एंड रेडियस के लिए लिखिएगा कैपिटल एल। इन सब की वैल्यू पुट कीजिए। 4 कांस्टेंट नंबर, उसको हटा दीजिए। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, उसकी भी कोई यूनिट नहीं, उसको भी हटा दीजिए, एंड एपिसाइन नॉट की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। एक बार कोशिश कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है आपका। कोई डाउट सॉल्व करने में? सर इसका आंसर m-1 L-2 T4a होगा। हिबा आपसे सॉल्व हुआ? कर रहे हैं। नॉट को ऊपर ले जाइए, तो ये टर्म आ जाएगा कितना, 1/4 पाई, रिमूव कर दीजिए, सो इट विल बी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एफ टाइम्स आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, एम्पियर टाइम डिवाइड बाय फोर्स mL/t-2 and r L square.
सो ये पूरे टर्म को ऊपर ले जाएगा, तो m रेज टू द पावर -1, l रेज टू द पावर -3, e रेज टू द पावर 4, a रेज टू द पावर 2। चिश्तियानाज ऐसा ही कुछ आया आपका आंसर? सर एल का सर मैं स्क्वायर छोड़ दिया था। अच्छा, यहाँ पे एल पे पावर 1 है, यहाँ पे एल पे पावर 2, तो दोनों ऐड होकर एल पे पावर 3, जब ऊपर जाएगा तो पावर -3। के बाद आपका आंसर कुछ ऐसा आया? के बाद ओके, एक नेक्स्ट टर्म होता है इसी पर्टिकुलर में कि कैलकुलेट करना स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को डिफाइन करता है, तो उसी तरह मैग्नेटिक बिहेवियर डिफाइन करने के लिए अनदर टर्म पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। तब इसके लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम लोग न्यू नॉट से। पढ़ते कैसे हैं? न्यू नॉट, तो यहाँ पे होता है मेरे पास म्यू नॉट एपिसाइन नॉट। यहाँ पे जो C होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको रीअरेंज करके मैं यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि C की वैल्यू पता है, एपिसाइन नॉट की वैल्यू पता है। C मेरे पास स्पीड हैविंग डायमेंशन m0 l t-1, और सिंपली l t-1 लिख सकते हैं आपकी मर्जी। समझ आया आपको? यस सर। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो पहला काम क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये टर्म कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू नॉट एपिसाइन नॉट। अब म्यू नॉट को ऊपर ले जाइए, सो वी कैन राइट म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय सी स्क्वायर एपिसाइन नॉट। इन दोनों टर्म की वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी। एक बार सर कोशिश कीजिए। एप्सिलॉन सर अपीयर्स लाइक बिलोंग्स टू। हाँ, मैथ्स में अगर आपके पास मैथ्स हो तो बिलोंग्स टू इसी पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं। आपके पास मैथ्स है, बायो है? सर मैथ्स। ओके, सो आपको जेई देना है। यस सर। ओके, ये सेम दोनों क्वेश्चन आईआईटी 2018 में ही पूछा था। सॉल्व हुआ? सर काफी लंबी वैल्यू आ रही है। सॉल्व कीजिए।
मैं सॉल्व करूं? सर प्लीज सर एक बार बताइएगा सर। देखिए 1/c², c की वैल्यू मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट T-1, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा L² T-2। फर्स्ट पार्ट एप्सिलॉन नॉट के लिए ऊपर मैंने लिखा था m-1 L-3 T⁴ A⁴. अब देखिए सबसे पहले m को ऊपर ले जाइए, तो m पे पावर +1, यहाँ पे l पे पावर 2 और यहाँ पे l पे पावर -3, तो कितना हो जाएगा? दोनों को सॉल्व करूंगा तो l पे पावर -1 आएगा, यस सर। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +1। यहाँ पे t पे पावर -2, यहाँ पे t पे पावर 4, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो t पे पावर +2, ऊपर जाएगा -2। पावर -2 एंड A⁻²। अब समझ आया? सर c की वैल्यू भी हमने जब निकाली थी सर, तो वो m-1 L-2 वाली जो वैल्यू आई थी। यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है, वो ओके सर। कैपेसिटेंस था। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है। कैपेसिटेंस को कैपिटल C से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। लिख लिया? यस सर। ओके। अब इसके बाद हमने डायमेंशन कैलकुलेट करना मोस्ट ऑफ द टर्म के लिए सीख लिया, तब इसको अप्लाई कैसे कैसे किया जाए। तो उस एप्लीकेशन के लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये वर्ड डिफाइंड होता है होमो से। शायद होमो के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। आपने क्लास 9th में एक टर्म पढ़ा होगा सॉल्यूशन, तो उसमें पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर। यस सर, होमोलोगस सॉल्यूशन। हाँ, फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 10th में होमोलोगस सीरीज। तो होमो का मतलब होता है सेम और सिमिलर बिहेवियर वाले। यहाँ पे होमो का मतलब क्या होगा, तो मैं उसको बताता हूँ। एक टर्म और पढ़ा होगा आपने, जब मैथ्स अलजेब्रा जब हमने शुरू किया था, तो वहां पे हमने डिफाइन किया था लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक टर्म दे रखा हो 4x² + 2x - 3x²। बोले इस पर्टिकुलर टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप क्या बोलिएगा, आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए ये टर्म मेरे पास x² का टर्म है और ये भी मेरे पास x² का टर्म है। इन सो दोनों ये टर्म्स को मैं फॉर्मूला क्या पे बोल भी हो सकता हूँ? सकता है। इन दोनों टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ? लाइक टर्म बोल सकता हूँ। यस सर। तो 4 - 3 तो हो जाएगा 1x²। ये एक डिफरेंट टर्म है, तो इसको अलग से लिख दीजिए। तो आंसर इसका कुछ इस तरह से होगा। तो हमने वहां पे ये पढ़ा था ओनली लाइक टर्म्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अनलाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक, सेम उसी तरह अगर मैं फिजिक्स में डिफाइन करूं कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट कब हो सकता है, तो आप बोलिएगा जब उनके डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट सेम हो, तभी उनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वल्स टू आ सकता है। डिफरेंट क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट नहीं हो सकती। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। ये समझ आया? यस सर। तो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपली टू फिजिकल क्वांटिटी can be added, subtracted or equated only if they have same dimension. डिफरेंट डायमेंशन वाले टर्म को ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर।
ठीक, तब इसके बेस पे डिफाइन कर सकता हूँ ए को एक क्वांटिटी, उसके बीच में बी अगर मैंने प्लेस कर दिया, या ए उसके बीच में नेगेटिव साइन, या ए उसके बीच में इक्वल्स टू साइन। तो ये तीनों टर्म पॉसिबल तब है जब ए एंड बी का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ओनली इफ ए एंड बी हैव सेम डायमेंशन। यहां तक समझ आया? यस सर। उबैद रहमान, हिबा है क्या आप? यस सर। सर वो Okay. लीव हो गई थी, क्लासेस ऑफ गया था। अच्छा अच्छा, तो हमने एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन किया यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सिंपली कहता है कि जिस तरह हम मैथ्स में लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हम पढ़ते हैं लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अनलाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सेम उसी तरह अगर मैं फिजिक्स में किसी दो क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट करूं, तो पॉसिबल तब है जब उनके यूनिट सेम हो या उनका डायमेंशन सेम हो। आई बात समझ? हिबा, रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे डिफाइन किया मैंने कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी, सपोज कर लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी ए है एंड एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर ऐड का साइन है, या सब्ट्रैक्ट का साइन हो, या इक्वल्स टू का साइन हो, तो ये तीनों चीजें पॉसिबल तब होंगी जब उनके डायमेंशन या उनके यूनिट सेम होंगी। अगर उनके डायमेंशन के यूनिट डिफरेंट होंगे तो उन पर्टिकुलर टर्म के बीच में प्लस माइनस और इक्वल टू नहीं डिफाइन कर सकते, वो गलत हो जाएगा। जिस तरह हम मैथ्स में यूज करते हैं, लाइक टर्म एंड लाइक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सिर्फ लाइक लाइक के साथ हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे हम फिजिक्स में डायमेंशन के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। आया समझ? यस। अब देखिए इसके बेस पे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, तब आपको शायद क्लियर हो। ठीक, इसके बेस पे सॉल्व कैसे करते हैं। मैं एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन बताता हूँ। p minus a over v square bracket v minus b is equals to some constant c. In this particular expression, we have p is pressure, v volume. Then आपसे क्वेश्चन पूछेगा find dimension of a, b and c. तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ सॉल्व करने का। पहले देखिए आप फर्स्ट ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में दो डिफरेंट टर्म है, उनके बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव साइन कब हो सकता है, जब उन दोनों के डायमेंशंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस सर। सो मैं बोल सकता हूँ कि इसका डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो P शुड बी इक्वल्स टू A अपॉन V स्क्वायर। अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है, P का डायमेंशन पता है मुझे, V का डायमेंशन पता है। P प्रेशर, प्रेशर के लिए लिखते हैं हम लोग ml माइनस वन T माइनस टू, आप ये पुट कीजिए। वॉल्यूम के लिए लिखते हैं हम लोग L क्यूब, ये पुट कीजिए। इन दोनों टर्म को पुट कीजिए, वहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी। एक बार कोशिश कीजिए एक ही वैल्यू निकालिए, देखिए कितना आता है। सर ml2 t2।
थोड़ा गड़बड़ा है, फिर से एक बार चेक कीजिए L के पावर को। हिबा आप सॉल्व हुआ? दो मिनट। सब A इक्वल्स टू P इंटू V2 हो जाएगा। V स्क्वायर। V स्क्वायर, यस सर। हो गया। यहाँ से ml2 t minus 2। मेरे 2 कैसे आ जा रहा है? देखिए A इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम का स्क्वायर। देखिए मैं बताता हूँ, प्रेशर की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए कितना, m L टू द पावर -1 e रेज़ टू द पावर -2। ये है प्रेशर के लिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, L क्यूब, ठीक, बट उस पे स्क्वायर भी तो है ऊपर में। तो हमने पढ़ा था अगर x टू द पावर m हो और उसके रेज़ टू द पावर n हो तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप इसको m इंटू n ऐसे लिख सकते हैं। अब समझ आया? यस सर। तो यहाँ पे L पे पावर 3 और इस पे पावर 2, तो ये फिर टोटल कितना हो जाएगा, L पे पावर 6, तो हो जाएगा m L पे पावर -1 L पे पावर 6, कितना बचेगा 5 5। e रेज़ टू द पावर -2। ये बात समझ आया आपको? एल पे पावर तो -1 थी ना। L पे पावर -1 तो इस पॉइंट पे है ना, यहाँ पे L पे पावर कितना आया, यहाँ पे L पे पावर क्यूब और उस पे स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरह से अगर पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये पावर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म L पे पावर 5 हो जाए, L पावर 6 हो जाएगा। ये मेरे पास L पे पावर 6 और ये मेरे पास L पे पावर -1, तो -1 + 6 बिकम्स +5। समझ आया? क्रिश्चियनाथ आपको समझ आया? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट टर्म देखिए, यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में कौन कौन से टर्म है, वॉल्यूम है एंड बी है, दोनों के बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव। तो मैं इसके बेस में बोल सकता हूँ कि इसका डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल। तो वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू बी, वॉल्यूम का डायमेंशन हमने यहाँ पे L क्यूब, इसलिए बी का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ आया ये? यस सर, आ गया। ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको सी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट रूल है, मैं उसके बेस में बताता हूँ। सर डन। हिबा लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू मैं सॉल्व कैसे करूं, बाकी जो टर्म बचा आपके पास इक्वेशन था p - a/v² ब्रैकेट, नेक्स्ट टर्म था आपका v - b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, मुझे c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए उसके लिए मैं एक टर्म सिखाता हूँ आपको, जैसे हम किसी भी दो टर्म को ऐड करते हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास
2x हो और 3x हो, एंड किसी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज 4x माइनस 4x। ये बात फर्स्ट टर्म इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x। 5x। हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो वेरिएबल टर्म होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कोएफिशिएंट होता है वो सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज करता है। बोल सकते हैं यस सर। सेम टर्म अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, सो इट विल रिमेन x। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 4 माइनस 4 कितना? 0। एंड चूंकि 0 मल्टीप्लाइड विद दिस पर्टिकुलर नंबर, इसलिए पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इसलिए हम लिखते हैं 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी चीज को डायमेंशन के बेस पे करता हूं तो वैल्यू थोड़ी अलग आती है। देखिए कैसे। सपोज कर लीजिए आपके पास डायमेंशन L है एंड एक दूसरा डायमेंशन आपको L है। L प्लस L करना हो तो मैंने ऊपर कहा कि उसके वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो चेंज करता है। तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, इसका भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, सो L प्लस L शुड बी इक्वल्स टू 2L। बोल सकते हैं। यस सर। सिमिलरली अगर मैं L माइनस L बोलूं तो उसकी वैल्यू में कितना बोल सकता हूँ? 0L बोल सकता हूँ। सर 0। 0L बोल सकता हूँ। अभी मैंने मल्टीप्लाई आगे नहीं किया है, पहले 0L लिख रहा है अभी। ओके ठीक है, सर। अब देखिए इस पर्टिकुलर टर्म को ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, यहाँ पे ये 2 क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर, एंड कोई कांस्टेंट नंबर ही कोई डायमेंशन होती है? नो सर। तो वी कैन सिंपली नेग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर टर्म एंड राइट दिस एज कैपिटल N। लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए 0 है नंबर, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। बच क्या गया मेरे पास? L, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? L। तो मैं यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकता हूँ कि किसी भी दो सेम क्वांटिटी वाले टर्म को, जैसे L प्लस L हो तो वो L ही के इक्वल होता है, एंड L माइनस L हो तभी भी वो L ही के इक्वल होता है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ये याद रखिएगा कि भाई ये समझ आया आपको ये कॉन्सेप्ट। यस सर। अब इसके बेस पे मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट टर्म है, एक मेरे पास ये टर्म है और एक मेरे पास ये टर्म है। इन दोनों के बीच में साइन कैसा है? नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन तब हो सकता है जब उन दोनों का डायमेंशन आपस में क्या होगा? इक्वल। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते होंगे। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म प्रेशर है तो ये पूरी वैल्यू कंबाइन होके प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में साइन कैसा है? नेगेटिव का। ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। सो इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू अगर P है तो ये भी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? P। दोनों के बीच में साइन कैसा? नेगेटिव। एंड इस पर्टिकुलर टर्म को मैं इस बेसिस पे क्या बोल सकता हूँ? L माइनस L अगर L के इक्वल है सो P माइनस P किसके इक्वल होगा? सर P। बहुत अच्छे। ये बात समझ आया ये? यस सर। अब राइट हैंड साइड वाले टर्म को इसके बेस पे क्या बोल सकती हैं? ये मेरे पास क्या डिफाइन कर रहा है? वॉल्यूम। तो ये भी क्या डिफाइन करना चाहिए? वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, एंड सेम क्वांटिटी का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन किसके इक्वल होता है? सेम टर्म के इक्वल। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन शुड बी इक्वल्स टू C। बोल सकते हैं। यस सर। अब आपको प्रेशर का डायमेंशन पता है, वॉल्यूम का डायमेंशन पता है, पुट कर दीजिए, C का डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। कोशिश कीजिए एक बार, देखिए आंसर कितना आता है।
मैंने पीछे लिखा था प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए, यहाँ पे देखिए प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए गिवन ये टर्म, बस इस पर्टिकुलर टर्म को उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, आ जाएगा। सर ML2 माइनस T-2। सही, अब से सॉल्व हुआ। सिंपल क्या कीजिए, प्रेशर की वैल्यू पुट कर दीजिए ml टू द पावर -1 t रेज टू द पावर -2। वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दीजिए L क्यूब, L पे पावर 3, L पे पावर -1, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो -1 + 3, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी ml² t-2। हिबा कोई डाउट? नो सर, हो गया, यही आ रहा है। ओके, मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। सपोज कर लीजिए आपके पास रिलेशन है फोर्स इज इक्वल्स टू A/x प्लस B/velocity. In this particular expression, F is force, x is displacement, and V is velocity. फोर्स के लिए डायमेंशन आपको पता है ml/t-2, डिस्प्लेसमेंट सिंपली लेंथ होता है, एंड वेलोसिटी के लिए L_t-1। इनको यूज करके आप A एंड B की वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B। एक बार कोशिश कीजिए। स्टार्ट किया सॉल्व करना। सर A की ML/T-2। L का पावर थोड़ा डिफरेंट होगा, ऐसे कोशिश करेंगे। आप बोलिएगा यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म एंड उसके बीच में साइन पॉजिटिव, बट यहाँ पे देखिए एक ही इक्वेशन से दो डिफरेंट वेरिएबल नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो मैं एक तीसरा तरीका ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये दोनों टर्म इक्वल टू किसके है, फोर्स के, इसीलिए उन टर्म्स को इंडिविजुअली इस रिजल्टेंट के साथ इक्वेट कर जैसे सकते हैं। इंडिविजुअली करा था सर। हाँ, तो वहां से हो जाएगा A/x शुड बी इक्वल्स टू F। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी, x उधर जाकर मल्टीप्लाइड में, उसकी वैल्यू आ जाएगी B/velocity इज इक्वल्स टू F। तो यहाँ से B साइड ले जाइए, B की वैल्यू आ जाएगी। भाई इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको? नो सर। ओके, सॉल्व हो जाएगा। यस। सर एक बार इनके आंसर बता दीजिएगा।
बोलिए क्या बोलिए आप? सर इनके आंसर एक बार। हाँ देखिए, जैसे मैं a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ f टाइम्स ऑफ x। f की वैल्यू मुझे पता है, x की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। यहाँ से पुट कर सकता हूँ तो b इज इक्वल टू f टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू एल टी माइनस 1 तो हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3। यस सर, ठीक। हिबा आपसे सॉल्व हुआ? यस सर, हो गया। आंसर ये आया? हमारा। फर्स्ट आंसर हाँ, ml ml स्क्वायर हाँ t माइनस 2। ml माइनस 2। हाँ इसमें ml स्क्वायर t माइनस 3। t माइनस 3। ओके, सो हमने बेसिक टर्म डिफाइन कर दिया, डायमेंशन कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड उसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टर्म जो बेसिक होता है सबसे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट होता है इसी के एप्लीकेशन के बेस पे तीन टर्म, किसी इक्वेशन को चेक करना कि वो डायमेंशनली करेक्ट है और इनकरेक्ट, दूसरा एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करना, एंड तीसरा रिलेशनशिप डिराइव करना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, आई होप कि आज क्लास आप लोगों को समझ आई होगी थोड़ी बहुत। यस सर। ओके, सो इतना पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट मिलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।